नाशी कीट न केवल फसलों के लिए बल्कि गोदामों में संग्रहित अनाज एवं घरों में संग्रहित अनाज व दालों के लिए एक बड़ी समस्या है। आज हम नाशी कीटों के एकीकृत प्रबंधन के विषय में मूलभूत बातों पर चर्चा करेंगे। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले नाशी जीव वे जीव हैं जिनकी आबादी इस हद तक बढ़ जाती है कि वे फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाना प्रारंभ कर देते हैं अथवा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। नाशी जीवों के अंतर्गत कीट, निमेटोड, घुन, घोंघे, स्लग, चूहे तथा पक्षी आदि आते हैं। आज केवल नाशी कीटों के विषय में चर्चा की जाएगी। नाशी कीट शाकाहारी होते हैं। ये पौधों व फसलों के विभिन्न भागों जैसे जड़ों, तनों, पत्तियों, फल फूलों आदि का भक्षण करते हैं। कीटनाशक ये रासायनिक पदार्थ हैं जो कि नाशी कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये रसायन अत्यधिक विषैले होते हैं, अतः पादपों, अन्य जीवों, जानवरों, यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए भी विष की तरह कार्य करते हैं। ये रसायन वातावरण में आसानी से अपघटित नहीं होते, अतः एक बार छिड़काव के बाद लंबे समय तक वातावरण में जल, स्थल अथवा वायुमंडल में रहते हैं। साथ ही जीवधारियों के शरीर में संग्रहित होकर भोज्य श्रृंखला में उनकी मात्रा बढ़ती रहती है। एकीकृत रूप से नाशी कीट प्रबंधन की विधियां निम्नलिखित हैं। पहले है इंटरकल्चर मैनेजमेंट, कृषि क्रिया प्रबंधन। दूसरा मैकेनिकल मैनेजमेंट, अभियांत्रिकी प्रबंधन। तीसरा बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैविक प्रबंधन। चौथा लेजिस्लेटिव मैनेजमेंट, कानूनी प्रबंधन। पांचवा रोटेशन ऑफ क्रॉप, फसलों में क्रम में परिवर्तन करके। और अंत में बायोटिक तथा एबायोटिक, जैविक तथा अजैविक घटकों के द्वारा। एकीकृत नाशी कीट का प्रबंधन द्वारा हम कीटों की आबादी को इस हद तक नियंत्रित करते हैं कि वे फसलों को गणनीय नुकसान न पहुंचा सकें। जहाँ तक कीटों की प्रचुरता का प्रश्न है, कीट पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतु समूहों में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाते हैं। लगभग 10 लाख प्रजातियां कीटों की पृथ्वी पर हैं। इसके मुकाबले समस्त पादपों, समस्त जीवधारियों की टोटल प्रजातियां 8,23,000 मात्र हैं। अतः पूरे सब प्रजातियां एक तरफ और कीट अकेला एक तरफ। डार्विन के अनुसार कीटों की विविधता का कारण निम्नलिखित रहा। इनकी जन्म दर अधिक होती है, विविध प्रजातियां पाई जाती हैं, इनका उत्तराजीविता अधिक व प्रजनन दर अधिक होती है, यह आनुवंशिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं और इनकी उद्विकास की गति धीमी होती है। इस चित्र में विभिन्न प्रजातियों, पादपों तथा अन्य जीवधारियों, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, समस्त जीवधारियों के अपेक्षा कीटों को दर्शाया गया है जिनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। जहाँ तक उद्विकास का प्रश्न है, कीटों का उद्गम लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ डिवोनियन काल में, जिसमें पंखहीन कीट पाए जाते थे, जिसके आज भी जिसके स्पीसीज मिलती हैं, जिसमें स्प्रिंग टेल और सिल्वर फिश महत्वपूर्ण है। सिल्वर फिश किताबों के अंदर एक चमकीला कीट दिखलाई देता है कभी कभी पुरानी किताबों के अंदर। ये इसका उद्गम 400 करोड़ वर्ष पूर्व डिवोनियन काल में हुआ। इसके बाद में इन कीटों के अंदर उद्विकास हुआ। लगभग 345 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में ड्रैगन फ्लाई तथा डेमसल फ्लाई का विकास हुआ। मतलब इन बिना पंख वाले कीटों के अंदर पंख निकल आए, लेकिन ये पंख मुड़ने वाले नहीं थे
केवल सीधे रहने वाले थे। जैसे आजकल हेलीकॉप्टर इंसेक्ट जो कि तालाबों के आसपास मिलता है, उसके अंदर सीधे पंख पाए जाते हैं, उस प्रकार के जीवों का विकास लगभग 345 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस काल में हुआ। इसका द्वितीय उद्विकास लगभग 135 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, क्रिटेशियस काल में हुआ, जिसमें कीटों के पंख मुड़ने लगे। और आधुनिक कीटों के अंदर जितनी भी प्रजातियां हैं उसके अंदर अधिकतर ये सेकंड इवोल्यूशन के बाद की हैं। अब यदि कीटों के आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो दो श्रेणियां हो सकती हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अथवा महत्वपूर्ण नहीं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीटों को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं इंजूरियस हानिकारक, दूसरे हैं फायदेमंद, तीसरे हैं उपयोगी। सबसे पहले हानिकारक कीटों के अंदर ये वो कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये फसल जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। जो वनों को नुकसान पहुंचाते हैं वो वन में पाए जाने वाले कीट वन कीट विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। जो संग्रहित अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं वह संग्रहित अनाज कीट विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। वो कीट जो कि मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं जैसे मच्छर आदि, ये मेडिकल एंटोमोलॉजी या स्वास्थ्य कीट विज्ञान के अंतर्गत, और जो जानवरों को पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं वो पशु कीट विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। दूसरी श्रेणी है फायदेमंद कीट। इसके अंतर्गत मधुमक्खियाँ, रेशम कीट तथा लाख इंसेक्ट आते हैं। इसके अलावा कुछ कीट आहार के रूप में भी उपयोग में ले जाते हैं जैसे टिड्डी आदि। कुछ कीटों का उपयोग दवाओं के रूप में होता है। कीटों का वैज्ञानिक शोध में बहुत अधिक उपयोग होता है, और कुछ कीट सौंदर्य प्रसाधनों में भी उपयोग में लाए जाते हैं। तीसरी श्रेणी है उपयोगी। ये 2 प्रेडेटरी और पैरासिटॉय, परभक्षी तथा परजीव्याप, ये 2 श्रेणियां हैं। इसके अतिरिक्त परागण करने वाले कीट, खरपतनाशी कीट और मृतोपजीवी कीट, ये सब उपयोगी कीटों की श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। जहाँ तक कीटों के हानिकारक कीटों के विषय में बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की फसलों को, जैसे कपास है, चावल है, गन्ना है, विभिन्न प्रकार की दालें, गेहूं आदि, इस जो सामान्यतः फसलें उगाई जाती हैं उसमें लगभग 17.5% का नुकसान इन कीटों के द्वारा होता है, जो कि अपेक्षाकृत बहुत बड़ा नंबर है। अतः इन कीटों के विषय में, इनके नियंत्रण के विषय में विचार करना अत्यधिक आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि ये कीट नाशी कीट में किस प्रकार से परिवर्तित हुए। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कीटों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम थी, लेकिन इसके बाद में उत्तरोत्तर इनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई। इसका मुख्य कारण ये रहा कि मनुष्यों द्वारा वनों को नष्ट किया जाना एक मुख्य कारण रहा, जिसमें ये कीट, हानिकारक कीट जो कि वनों में रहते थे, वो कृषि भूमि में आ गए, जबकि इनके शत्रु वनों की कटाई के साथ साथ समाप्त हो गए। दूसरा, खेती में इंटेंसिव कल्चर, गहन व्यापक कृषि होने के कारण इन कीटों को लगातार भोजन उपलब्ध होता रहा। नई फसलों के आगमन के साथ साथ इन्होंने अपने आप को अनुकूलित किया। कुछ कीट जो है विदेशों से भी यहाँ पर आकस्मिक रूप से या जानबूझकर आ गए, और इनके प्राकृतिक शत्रुओं के नष्ट हो जाने के कारण इनकी संख्या एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के अंदर या कृषि भूमि के अंदर बढ़नी शुरू हो गई, और ये एक हानिकारक जीव के रूप में व्यवस्थित हो गए। अब कीट, नाशी कीट कब बनता है, इसके विषय में कुछ सामान्य शब्दावली है। सबसे पहले जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशंस, सामान्य संतुलन स्थिति। कीटों की वह आबादी जो किसी स्थान पर सामान्य रूप से पाई जाती है। ये एक संख्या है, किसी भी भूमि के ऊपर कीट पाए जाते हैं, और वह संख्या जो सामान्यतः कीटों की पाई जाती है वो सामान्य संतुलन स्थिति के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इनकी संख्या थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है वातावरण के हिसाब से, उनके प्रजनन के हिसाब से, और ये सामान्य स्थिति में ताप, वर्षा, नमी तथा वायु वेग प्रभावित करते हैं। दूसरा है डैमेज बाउंड्री। ये फसल क्षति की न्यूनतम सीमा वह सीमा है जिसके अंदर फसल में नुकसान होना
दिखाई देना शुरू हो जाता है। तीसरा है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, आर्थिक क्षति स्तर। नाशी कीटों का वह न्यूनतम घनत्व जो गणनीय आर्थिक हानि पहुंचाता है, ऐसी हानि, फसलों की ऐसी हानि जिसका अंदाज लगा सको, जिसकी कोई परसेंटेज निकाल सको। उसके बाद में इस आर्थिक क्षति स्तर को नापने के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, P=C/V/I/D/K, जिसके अंदर विभिन्न घटक इसमें लिखे हुए हैं। इसका उदाहरण इस टेबल के हिसाब से दिया हुआ है कि कितनी कीटों की संख्या होने पर हम ये मान सकते हैं कि ये हानिकारक स्तर के आसपास पहुंच गया है। अब है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक देहली स्तर। ये नाशी कीटों का स्तर जहां कीट नियंत्रण के उपाय करने आवश्यक हो जाते हैं। कीट सामान्यतः हर एक खेत के अंदर पाए जाते हैं। इनकी संख्या यदि बहुत कम है, उस अवस्था में इन कीटों को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। ये कीट जब एक स्तर से ऊपर निकलते हैं, वह एक ऐसा स्तर आता है जहां पर, जिसे हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, इस इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर ही कीटों का नियंत्रण करना चाहिए। इससे पहले करने पर फसल को नुकसान हो सकता है तथा ज़मीन को भी नुकसान हो सकता है। नाशी कीटों की श्रेणियों का जहाँ तक सवाल है, इसमें पहली श्रेणी है नियमित रूप से पाए जाने वाले कीट जो सामान्यतः मिलते ही हैं, जैसे चेपा है, मस्टर्ड में, सरसों के अंदर एफिड नामक कीट है। दूसरा है कभी कभी पाए जाने वाले कीट जो किसी एक विशेष सीजन के अंदर आते हैं। तीसरा है मौसम के हिसाब से आने वाले कीट। चौथे हैं परसिस्टेंट, जो लगातार रहते हैं। और कभी कभी है स्पोरेडिक या छुटपुट रूप से पाए जाने वाले कीट। अब जहाँ तक कीटों के संक्रमण का सवाल है, इसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहले कीट है महामारी नाशी कीट। इस श्रेणी के अंदर वे कीट आते हैं जो बहुत बड़े स्तर पर फसलों को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं, जैसे टिड्डी। पिछले दिनों राजस्थान में जो टिड्डी आई थी, ये उस श्रेणी के अंदर आते हैं जो कि एक महामारी के रूप में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से एफिड नामक कीट भी, जो सरसों की पत्तियों के नीचे पाया जाता है, वह भी एक महामारी के रूप में है। और दूसरा है एंडेमिक कीट, जो कि एक स्थान विशेष पर रहते हैं तथा बड़े स्तर पर नहीं पाए जाते। इन चित्रों की सहायता से हम विषय को थोड़ा और गहराई से अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्षति स्तर, सामान्य संतुलन स्थिति, क्षति सीमा के आधार पर कुछ वर्गीकरण किए गए हैं, जिस पे आधार पर कीटों की संख्या खेत के हिसाब से, फसल के हिसाब से देखकर हम मालूम कर सकते हैं कि इनको कब नियंत्रित करना चाहिए और कैसे नियंत्रित करना चाहिए। पहली श्रेणी है कुंजी कीटनाशी। ये नाशी कीट वे नाशी कीट हैं जो कि जिनका स्तर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पाया जाता है। यह अत्यधिक हानिकारक होते हैं तथा इन्हें नियंत्रित करने के लिए इंसेक्टिसाइड या कीटनाशकों का उपयोग करना ही पड़ता है। दूसरे हैं मुख्य कीट। इनका स्तर भी आर्थिक क्षति स्तर से थोड़ा ऊपर पाया जाता है, लेकिन कुंजी कीटों की अपेक्षा कम पाया जाता है। इनके नियंत्रण के लिए भी हमें कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है। तीसरा है ओकेजनल, कभी कभी पाए जाने वाले कीट। ये सामान्यतः अधिक आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाते। इनका संख्या आर्थिक क्षति स्तर से नीचे पाई जाती है, लेकिन कभी कभी प्रजनन के समय इनकी संख्या बढ़कर नुकसान वाली स्थिति के अंदर आ जाती है। चौथा है स्पोरेडिक, सामान्य संतुलन स्थिति जिसमें आर्थिक स्तर से नीचे होती है। ये कभी कभी ये सामान्यतः नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या बढ़कर फसल विशेष को थोड़े समय के लिए नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा है क्षमता मात्र नाशी कीट, जिनको नाशी कीटों के अंतर्गत आजकल नहीं माना जाता है। ये बहुत कम संख्या के अंदर पाए जाते हैं और ये नुकसान वाली स्थिति से नीचे वाली स्थिति के अंदर होते हैं। जहाँ तक नाशी कीटों प्रबंधन की विधियों का प्रश्न है, इसमें मुख्य रूप से दो विधियाँ पाई जाती हैं। पहली है प्राकृतिक नियंत्रण विधि, दूसरी है प्रायोगिक नियंत्रण विधि। प्राकृतिक नियंत्रण विधि के अंदर वातावरणीय कारकों द्वारा कीटों का नियंत्रण किया जाता है, जैसे ताप, आर्द्रता, प्रकाश काल के रूप में
को व्यवस्थित कर कर कीटों को नियंत्रित किया जाता है। घरों में स्थित अनाज के अंदर कभी कभी धूप दिखाई जाती है जिसमें कीटों को मारने की व्यवस्था की जाती है। इसी हिसाब से संग्रहित अनाज के लिए यदि अनाज में आर्द्रता की मात्रा कम कर दी जाए और तापमान को थोड़ा नियंत्रित किया जाए, उस अवस्था में भी ये कीट नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी रसायन के उपयोग से नाशी कीटों को नियंत्रित करने की जो विधियां हैं वो वातावरणीय कारकों के अंतर्गत आती है। दूसरी है नेचुरल बैरियर्स, दूसरा इसका कंपोनेंट है। इसमें बड़े पर्वत श्रृंखलाएं, बड़े जलाशय, झीलें, मरुस्थल आदि ये भी कीटों के प्रवास को रोकने का कार्य करते हैं और एक प्राकृतिक बैरियर के रूप में, प्राकृतिक अवरोध के रूप में पाए जाते हैं। तीसरी श्रेणी है नेचुरल एनिमीज। लगभग सभी रीढ़ की हड्डी वाले जंतु समूह कीटों को किसी न किसी रूप से हानि पहुंचाते हैं, जैसे मेंढक, छिपकलियां, पक्षी तथा स्तनधारियों की विभिन्न प्रजातियां कीटों को किसी न किसी रूप में भक्षण करती हैं। इसके अतिरिक्त बीमारियां, कभी कभी बैक्टीरिया, वायरस तथा फंजाई के द्वारा इन कीटों के ऊपर कुछ बीमारियां लग जाती हैं और इन बीमारियों के कारण भी ये कीट समाप्त हो जाते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस का उपयोग भी किया जाता है। अब है कीटनाशी के नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। कीटों को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना नाशी कीट नियंत्रण का उद्देश्य है। एक ऐसा स्तर जिसमें फसलों को नुकसान अधिक नहीं हो, चाहे कीट खेत में रह जाए। यह है कीटों को आर्थिक स्तर से नीचे रखना। कीटों को पूर्ण रूप से समाप्त करना उद्देश्य नहीं है। कभी भी कीटों को 100% समाप्त नहीं किया जाता। उसका कारण यह है कि कम संख्या में यदि कीट है, आप उस पर इंसेक्टिसाइड छिड़कोगे वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसको मारने के लिए ज़मीन तथा फसल को नुकसान अधिक हो जाएगा। इसलिए जब तक कीट एक विशेष स्तर तक नहीं पहुंच जाए तब तक उसका नियंत्रण नहीं करना चाहिए। कीटों का नियंत्रण केवल कीटनाशकों द्वारा मारकर ही नहीं, बल्कि उसके आहार में व्यवधान डालकर, उनकी संख्या नियंत्रित कर उसके बिखराव को रोक कर भी किया जा सकता है। ये कल्चरल तरीके हैं जिसकी सहायता से बिना कीटनाशकों के उपयोग से कीटों को नियंत्रित किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से का उपयोग करके जल, स्थल तथा वायुमंडल की हानि को रोका जा सकता है। प्राकृतिक कारक जैसे ताप, नमी, आर्द्रता, वायु आदि के नियंत्रण से भी कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है और एक सामान्य कृषि उत्पाद करना संभव हो पाता है। एक सफल नाशी कीट नियंत्रण कार्यक्रम में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड का उपयोग बिना विचारे नहीं करना चाहिए। नाशी कीट की सही पहचान होनी चाहिए, कौन सा कीट है। कीट का जीवन चक्र और व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। किस समय कीट प्रजनन कर रहा है, किस समय उसके लार्वा हैं, किस समय उसके प्यूपा है, किस समय बड़ी अवस्था में है, किस समय वो प्रजनन की अवस्था में है, प्रजनन किस स्थान पर कर रहा है। तो उसके जीवन चक्र और व्यवहार का जानकारी होने से नियंत्रण करना आसान रहता है। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं व कीटों के नियंत्रण के अजैविक घटकों की जानकारी होना चाहिए कि कौन से कीट को खाने वाले कौन से पक्षी या छिपकलियाँ या कोई जानवर हैं, वो उन जानवरों की सहायता से भी इनका नियंत्रण किया जा सकता है और अजैविक घटकों के उपयोग से भी इसका विस्तारण किया जा सकता है। नाशी कीट निगरानी, सर्विलेंस के द्वारा ये सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और नाशी कीटों के विषय में भविष्यवाणियाँ भी की जाती हैं जो कि हमेशा सफल रहती है, क्योंकि उनके आचार, व्यवहार, प्रजनन आदि के विषय में जानकारी के आधार पर ही ये भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। प्रत्येक फसल के सभी नाशी कीटों के आर्थिक स्तर का ज्ञान होना भी इसमें आवश्यक है। नाशी कीट नियंत्रण की आवश्यकता, उसकी सही समय नियंत्रण के लिए उपयुक्त निर्णय होना बहुत आवश्यक है। नियंत्रण की उपयुक्त विधि का पता होना चाहिए। अगर नाशी कीट नियंत्रण बिना इंसेक्टिसाइड के हो रहा है या कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा है। नियंत्रण में खर्च
और जोखिम। ऐसा नहीं हो कि फसल की कीमत से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड खर्च कर दिया जाए या लेबर खर्च कर दी जाए, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। किसानों को कीट नियंत्रण के लिए अधिक जागरूकता और जानकारी प्रदान करना, जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो सरकारी सहायता लेना, और कीटनाशक वितरकों के द्वारा कीटनाशकों विहीन उत्पादों की जानकारी बताना आवश्यक है। धन्यवाद।